हेलो गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड और प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप देखा था ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे हमने देखा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, देन एफ ब्लॉक एलिमेंट, और वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेंगे, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे, उसके लिए कुछ रूल भी थे, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शेडिंग क्या होता है ये देखने वाले हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिए, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज एटम की समझने के लिए आपको जेड इफेक्टिव निकालते आना चाहिए। मैं आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव किस तरीके से शेडिंग होती है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करते हैं न्यूक्लियस का, उसको क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बिहाफ पे आप जो प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर नहीं पता है, नहीं निकालते आएगा, तो आप पीरियोडिसिटी जो है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो बेहद जरूरी है कि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना जरूरी है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं हम देखने वाले हैं अभी के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहले आप यहाँ पे देखिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो उससे पहले मेरे पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में वेरियस शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जैसे हम शेल बोलो या एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल बोलोगे या ऑर्बिट बोलोगे। और उस ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। क्योंकि दोनों भी आपको पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, एक तो न्यूट्रॉन पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसका तो कोई रोल ही नहीं, दैट इज वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है जो कि अट्रैक्शन में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में या फोर्स ऑफ रिपल्शन में कोई यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, एक बैलेंस, काउंटर बैलेंस हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाए। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन को उसका पार्टिकल नेचर लॉस करना पड़ेगा, तभी वो किसमें चला जाएगा, वो न्यूक्लियस में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल नेचर अगर लॉस कर देगा तो वेव नेचर आ जाएगा, वेव नेचर आ जाएगा तो वेव तो एग्जिस्ट कर, मतलब पार्टिकल नेचर तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किसमें, न्यूक्लियस में। ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बता चुका हूँ। चलिए फिर यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे आपको एक बात दिख रही है कि यहाँ पे ये जो, जैसे कि मैं मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, जिसको मैं डार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे, इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किसका, न्यूक्लियस का, जिसे कहेंगे हम दैट इज F1। क्या बोलोगे आप इसे, F1 दिख रहा है आपको यहाँ पे F1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इनर कोर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा ड्यू टू सेम चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका क्या मतलब है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो क्या करेगा, एक जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा। तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो अगर आपको Z इफेक्टिव अगर निकालना है, तो Z इफेक्टिव अगर आपको निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज वो हो जाएगा F1 माइनस F2। अब एक्चुअली Z इफेक्टिव होता क्या है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है एक्चुअली, मुझे बताइए। जो हमने यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लिया है, न्यूक्लियर जो चार्ज है, ये जो न्यूक्लियस का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन पुल आउट हो रहे हैं टूवर्ड दी, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ खींचे जा रहे हैं। तो उस पे एक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस पे किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, उसको बोलोगे आप दैट इज द ZE। इतना चार्ज लग रहा है, ये ZE इतना चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, यहाँ पे खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो खींचे जा रहे हैं टूवर्ड दी न्यूक्लियस, तो उसके ऊपर जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन ने, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील नहीं कर पा रहा है। फिर से सुनिएगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्स पुल ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर से सुनिएगा,
हिंदी में यहाँ पे सुनिएगा कि जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसी को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पे आप बात समझिएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में फर्क क्या है। न्यूक्लियर चार्ज बोले तो जो टोटल चार्ज लग रहा है किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसका, न्यूक्लियस का, उसको बोलोगे न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि एक्चुअल that is actual force of attraction exerted by that nucleus on this electron वो एक्चुअल चार्ज कितना होता है, एक्चुअल चार्ज जो होता है वो कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो कितना ज्यादा होता है कितना कम होता है, एक्चुअल चार्ज लग रहा है F1, लेकिन F2 क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो अगर एक सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक गांव में या शहर में एक सड़क बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक अमाउंट दिया जाता है, दैट इज द 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे पूरा का पूरा 1 लाख जो मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, उस रोड बनाने में 1 लाख इन्वेस्ट करता है क्या, नहीं। उससे ज्यादा करेगा क्या, वो नहीं। उससे ज्यादा करेगा तो उसके पास के डालना पड़ेगा उसे, तो उससे ज्यादा करेगा क्या, वो नहीं करेगा। वो मैक्सिमम कितने करेगा, 50,000 लगा देगा और 50,000 अपनी जेब में रख देगा। बात समझ में आ गई। इसे बोला जाता है, उसने क्या किया, एक्चुअल में उसे पैसा मिला था कितना, 1 लाख, लेकिन लगाया कितना, दैट इज द 50,000, और 50,000 कहाँ गए, उसकी जेब में गए। तो वो जो जेब में गए उसे कहते हैं शील्डिंग। क्या कहते हैं उसे, शील्डिंग। तो इसी तरीके से एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन पे, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब कितने प्रोटॉन होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, कितना उसमें चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, उतना फोर्स लगना चाहिए किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसे बोला जाता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन क्या करते हैं कि ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए फिर से सुनिएगा कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे बात पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज है। और कितना पॉजिटिव चार्ज है, ZE इतना पॉजिटिव चार्ज है। मतलब Z बोले तो एटॉमिक नंबर, E बोले तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे तो सेम चार्ज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। वही लिख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर से सुनो यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन से बताया है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पे इसने बॉक्स क्रॉस किया है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे, ये इस इलेक्ट्रॉन पे, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस ZE इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लग रहा है। लेकिन इसे कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आना चाहता है न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन जिस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, मतलब अंदर नहीं आने देंगे। समझ में आ रही बात। नेट फोर्स ऑफ, मतलब एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होना चाहिए, ZE इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, ये शील्डिंग, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजदीक आना चाहता है, किसके, न्यूक्लियस की, किसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को नहीं आने दे रहे। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। एक्चुअल में लगना चाहिए ZE इतना, लेकिन क्या उतना लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, तो वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है, शील्डिंग की वजह से। इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसे, शील्डिंग। जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करते हैं ड्यू टू सेम चार्ज, उसे बोला जाता है शील्डिंग। तो शील्डिंग की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे, इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम फील कर पा रहा है। तो उस जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे बोला जाता है, जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ऑब्जर्व नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और हम Z इफेक्टिव कैसा निकालते हैं, दैट इज Z माइनस सिग्मा। तो आपको तो पता है यहाँ पे Z का मतलब क्या होगा, दैट इज एटॉमिक नंबर। Z का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर। और ये हमने जो सिग्मा लिखा है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो सिग्मा लिखा है इसे बोला जाता है शील्डिंग। क्या बोला जाता है, दैट इज सिग्मा को, दैट इज द शील्डिंग। और शील्डिंग सुनिएगा क्या कहते हैं शील्डिंग को, that is the innermost electron repel the outermost electron, that effect which is called as the shielding effect. And due to the shielding effect, the net nuclear charge, the value of net nuclear charge on this electron should be decreases. और decrease किसकी वजह से हो रहा है, shielding की वजह से हो रहा है। और जो decrease value है, जो decrease value हुई है किसमें से, एक्चुअल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो उसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिंपल सुनिएगा कि एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस पे लगना चाहिए था वो शील्डिंग की वजह से कम लग रहा है। तो जो लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे, सोडियम की केस लेके चलेंगे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे, तो ये 11 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की वजह से ये 11 प्रोटॉन
तो इस पे 11 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, लेकिन वो 11 से कम लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, शील्डिंग इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं बुक्स में। तो वो बुक्स में कुछ रूल दिए गए, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली शॉर्टकट के थ्रू बताने वाला हूँ यहाँ पे कौन से रूल है। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से जो ऑर्बिट होती है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट बोलोगे, नेक्स्ट कौन सी ऑर्बिट हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट हो जाएगी, नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट हो जाएगी, और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगी। देखिए उसके लिए मैं एक शॉर्टकट डायग्राम के जरिए बता रहा हूँ आपको। कुछ रूल है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है। एस और पी ब्लॉक के लिए सेम रूल है, और डी और एफ ब्लॉक के लिए सेम रूल है। मतलब एस और पी के लिए एक रूल हो जाएगा और डी और एफ के लिए दूसरा रूल हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं अगर बात करूं कौन से एलिमेंट के लिए, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन से एलिमेंट के लिए, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है, बोले तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए अलग रूल होगा, उसके लिए अलग रूल होगा। और ये कौन सी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी। वो पता है आपको, ये nth ऑर्बिट है, तो ये कौन सी हो जाएगी, उसकी पहले वाली n-1, उससे पहले वाली क्या होगी, n-2, उससे पहले वाली क्या होगी, n-3, ये आपको पता है। ठीक है, अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके लिए शील्डिंग की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। शील्डिंग तो समझ में आ रहा है आपको कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, उसके वजह से जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लगना चाहिए था उससे कम लग रहा है, तो जो लग रहा है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि एन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर हमें निकालना है, तो शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूज है, मतलब सिग्मा की जो वैल्यूज है nth ऑर्बिट में, कौन सा ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, वो है दैट इज 0.35 इलेक्ट्रॉन, दैट इज शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन। मैं निकालना बताऊंगा आपको, बात समझ में आ जाएगी। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जो शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 0.35। ये लाइन में दिया है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल वो n-1 में है, तो उसके लिए है 0.85। अगर वो n-1 में है तो 1.0, और n-2 में है तो क्या हो जाएगी, 1.0। अब इससे आगे अगर आप चले जाओगे तो 1 ही वैल्यू क्या रहेगी, वहां पे कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली उसी तरीके से डी और एफ ब्लॉक के लिए, कौन से एलिमेंट के लिए, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ये जो nth ऑर्बिट में जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, देखिए यहाँ पे वो रहेगी 0.35, nth ऑर्बिट में 0.35, और उसके बाद में n-1 में रहेगी 1.0, 1-2 में रहेगी 1.0, n-3 में क्या रहेगी 1.0। ये तो कांस्टेंट होती चली जाएगी। देखिए किसकी वैल्यू है ये, शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग पर वैल्यू ऑफ दिस आर द शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने वैल्यू से उसे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो nth ऑर्बिट में होगा तो कितने से रिपेल करेगा, 0.35 से। अगर n-1 में, n-2 में, n-3 में होगा तो कितने से करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पर इलेक्ट्रॉन। ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट के लिए रहेगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। उसी तरीके से एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या रूल रहेगा, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर n में है तो 0.35, n-1 में है तो 0.85, अगर n-2 में, n-3 में और n-4 में भी अगर रह जाए तो कितनी रहेगी वैल्यू, 1 रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पे, 1 रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। देखिए एग्जांपल से आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आपको 1s2, देन 2s2, देन क्या हो जाएगा 2p6, एंड देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं 3s इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालूं तो कैसा होगा, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर विच इलेक्ट्रॉन, 3s1 इलेक्ट्रॉन। ये 3s इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं निकालूंगा तो अब मुझे बताइए 3s1 में जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात निकालूं तो मुझे बताइए ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, टोटल ये देखिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। मतलब समझिएगा मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए निकाल रहा हूँ, दैट इज 3s के लिए। चलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है, तो मुझे बताइए ये जो 3s रहेगा, ये 3s क्या रहेगा, n रहेगा। ये 2s2 एंड 2p क्या रहेगा, बोलिए n-1 रहेगा। और ये 1s क्या रहेगा यहाँ पे, बोलिए 1s क्या रहेगा यहाँ पे, n-2 रहेगा। ये क्या रहेगा, देखो ये बात समझ में आ गई। ये कौन सा ऑर्बिट रहेगा, n ऑर्बिट।
एन ऑर्बिट, ये एन ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। ये तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि n कौन सा रहेगा, n-1 कौन सा रहेगा। देखिए ये आखिर वाला क्या रहता है, n1 n रहता है, और उससे पहले का, उसके पहले का क्या रहेगा, उससे अगला क्या रहेगा, n-1, उससे अगला क्या रहेगा, n-2, उससे अगला क्या रहेगा, n-3 रहेगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन, किसका फोर्स ऑफ रिपल्शन, इस 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कितना फील कर पाएगा, तो उसे बोलोगे आप सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होगा, शील्डिंग होगा। देखिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो रिपेल नहीं करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को तो रिपेल नहीं करेगा, इसको छोड़ के बाकी के इलेक्ट्रॉन का आपको क्या देखना है, शील्डिंग देखना है। तो कैसा निकालोगे शील्डिंग, चलिए शील्डिंग देखिए यहाँ पे, शील्डिंग दैट इज सिग्मा व्हिच इज इक्वल टू, पहले बताइए इस इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दो आप, क्योंकि वो खुद को तो रिपेल नहीं करेगा ना, ये खुद को रिपेल करेगा क्या, नहीं रिपेल करेगा, तो ये तो 1-1 लेके ही चलना पड़ेगा आपको टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, पहले बताइए एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि सोडियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, इज द लास्ट डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल व्हिच इज कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट। और n-1 के लिए वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे बोलिए, दैट इज द 0.85, कितनी रहेगी यहाँ पे 0.85, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे प्लस देखिए शील्डिंग निकालेंगे टोटल। उसके बाद में देखिए यहाँ पे टोटल, यहाँ पे क्या है, n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, और एक के लिए वैल्यू कितनी है, 1 है, एक के लिए वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, एक के लिए वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक के लिए देखिए यहाँ पे, इसके लिए n-2 के लिए n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज द 2 है, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा दैट इज द, ये इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा दैट इज 6.8, और प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो शील्डिंग कितना हो जाएगा, शील्डिंग हमारे पास में हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है Z इफेक्टिव, क्या निकालना है, Z इफेक्टिव। Z कितना होगा बोलिए, दैट इज द Z कितना होगा, Z माइनस सिग्मा, Z कितना है 11, देखिए यहाँ पे Z कितना दिया हुआ है 11, सिग्मा कितना दिया हुआ है दैट इज 8.8, देखो अभी निकाले हमने 8.8 सिग्मा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2.2, कितनी हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू 2.2 हो जाएगी। मतलब समझिएगा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने जो सोडियम के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन देखा था यहाँ पे, इसे कितने प्रोटॉन ने खींचना चाहिए था, 11 प्रोटॉन ने खींचना चाहिए था। समझ में आ रही बात, देखो फिर से सुनिएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को जो 3s ऑर्बिट में प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन ने खींचना चाहिए था, 11 प्रोटॉन ने खींचना चाहिए था अपनी तरफ। लेकिन देखिए एक्चुअल में कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं उसको, 2.2। क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो शील्डिंग नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब शील्डिंग जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उतना नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम लगेगा, जो कमी होगी उसे बोला जाता है शील्डिंग। और जो शील्डिंग के बाद में जो एक्चुअली जो बच रहा है, शील्डिंग के बाद में जो इफेक्ट, जो न्यूक्लियर चार्ज बच रहा है, उसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे और भी कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जल्दी से फास्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम आयरन का एग्जांपल देखते हैं। मैंने आयरन पहले से लिख दिया है यहाँ पे, आयरन 26। अब यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6 एंड 4s2। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सही तरीका यही है, इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं अकॉर्डिंग टू अफबो रूल, n+l रूल के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n के बिहाफ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और इलेक्ट्रॉन भरते हो n+l रूल से। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, फिर से यहाँ पे वही बात है। अब यहाँ पे अगर मुझे देखिए, अगर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, 4s1 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मुझे बताइए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है वो अपने आप को तो रिपेल नहीं करेगा, उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपेल करना है, तो आप शील्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके लेके चलोगे। समझ में आगे बात। अगर आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 10 में से एक, मतलब मैक्स 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 है तो एक इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, 9 रिपेल करेंगे। अगर आपके पास में 20 इलेक्ट्रॉन है तो उस 20 को, मतलब 20 में से एक इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम कितने रिपेल कर पाएंगे, दैट इज 19। समझ में आ रहा है, मतलब वो जो 20 नंबर का है या 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को तो रिपेल नहीं करेगा। तो शील्डिंग जब लोगे आप, शील्डिंग जब लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके चलना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे शील्डिंग अगर निकालना है मुझे, फॉर शील्डिंग फॉर विच इलेक्ट्रॉन, फॉर 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे आप, किसके लिए निकालोगे,
4s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन के लिए अगर s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो अब रूल क्या हो जाएगा, सॉरी ये ब्लॉक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है, s एंड p इलेक्ट्रॉन। माय मिस्टेक, देखिए यहाँ पे गलती से कई बार हम बोलते हैं और गलत हो जाता है। तो एक्चुअली ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, s एंड p इलेक्ट्रॉन के लिए है, f ब्लॉक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इट इज माय मिस्टेक, यहाँ पे ये मैंने करेक्ट करा दिया है कि s और p इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा, ये भी क्या रहेगा, d एंड f इलेक्ट्रॉन के लिए ये रूल रहेंगे, d और f इलेक्ट्रॉन के लिए ये रूल रहेंगे और s एंड p इलेक्ट्रॉन के लिए ये रूल रहेगा। अब चलिए मैं s इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहा हूं तो कौन से रूल लगेंगे, ये वाले ऊपर वाले रूल लगेंगे। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लगेगा शील्डिंग पर कितना लगेगा, 0.35 लगेगा, n-1 को कितना लगेगा, 0.85 लगेगा। चलिए मैं 4s की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो शील्डिंग अगर मुझे निकालना है, शील्डिंग सिग्मा दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 4s में, क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो अब छोड़ी होगी, माइनस करके लेके चलना है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो nth ऑर्बिट में, क्योंकि ये देखिए ये क्या है आपके पास, ये n है, ये हमारे पास क्या है बोलिए, ये n-1 है, ये n-1 है, और ये सारे के सारे क्या बोल सकते हो आप, क्योंकि 1 देखो यहाँ पे बाकी तो n ही 1 ही वैल्यू है ना, आप इसे क्या बोलोगे, n-2 बोल दोगे, n-2 बोलोगे, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका शील्डिंग कितना है, दैट इज 0.35 प्लस बाद में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, टोटल 6 6 12 और ये 14, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 14। और इस 14 n-1 के लिए वैल्यू कितनी है 0.85, दैट इज n-1 के लिए वैल्यू कितनी है s इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85। बाद में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, और 10 इलेक्ट्रॉन को कितनी वैल्यूज है यहाँ पे देखिए, वो n-2 के है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.35 और इसे आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 12.3 समथिंग हो जाएगा। और प्लस क्या करोगे यहाँ पे आप लोगे, दैट इज 10 प्लस 10, आप इसे सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 12.30 समथिंग या 31 समथिंग होगा। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हम, यहाँ पे इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 12.65 10, तो मतलब हो जाएगा 22.65। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, शील्डिंग आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास में, शील्डिंग। अब अगर हमें निकालना है Z इफेक्टिव, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, दैट इज Z माइनस सिग्मा। Z कितना है हमारे पास में 26 और सिग्मा हमने अभी निकाला है कितना है, दैट इज 22.65। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3.35 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने प्रोटॉन का लगना चाहिए, इस 4s इलेक्ट्रॉन पे 26 लगना चाहिए, लेकिन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है 3.35, मतलब इसे क्या बोलोगे आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो कम हुआ है वो उसे क्या बोलोगे आप, शील्डिंग। देखिए इतने से क्या हो गया, कम हो गया, इतने से क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया। देखिए और अगर 4s इलेक्ट्रॉन की बात ना करूं तो यहाँ पे अगर मैं इस 3d इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे 3d इलेक्ट्रॉन की। अगर 3d इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर से दोबारा से लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए। यहाँ पे देखिए Fe एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन क्या हो जाएगा 3s2 देन हो जाएगा 3p6 और देन हो जाएगा 3d6 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 4s2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s2। अब ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए, अगर मैं कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ, डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ, किसके लिए निकाल रहा हूँ, डी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो डी इलेक्ट्रॉन के लिए ये रूल लगेंगे। अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर डी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा तो ये रूल लगेंगे डी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मुझे बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे क्या, नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, न्यूक्लियस से दूर करेंगे कि उसे नहीं करेंगे, वो तो न्यूक्लियस के नजदीक ले जाएंगे। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है जिसे हम राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, देख रहे हैं आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो राइट साइड के जो इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड की जो इलेक्ट्रॉन है, इसका शील्डिंग जो है आपको कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। वो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में टेक पार्ट नहीं करते। ये बात सिंपल सी बात देखिएगा, यहाँ पे राइट वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी रिपेल नहीं करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रॉन को। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देख रहे, हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसे कहते हैं शील्डिंग। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे उसे शील्डिंग नहीं कहते। हम यहाँ पे शील्डिंग देख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए शील्डिंग क्या लोगे, यहाँ पे आप 0 लोगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसे छोड़ दो आप, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आपके पास, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल है ना,
ये 3s 3p 3d, तो ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और ये बाकी के ये क्या हो जाएंगे n-1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए हम शील्डिंग निकालेंगे, शील्डिंग विच इज इक्वल टू, बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 14, लेकिन 3d1 के लिए 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो इस 14 इलेक्ट्रॉन में से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, जिससे ये 13 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 0.35, क्या होगा 0.35, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई। ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन तो रिपेल नहीं करेंगे, इसके लिए शील्डिंग क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अब n ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रिपेल कर पाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 13 लिया हमने, 13 मल्टीप्लाइड बाय देखिए यहाँ पे 0.35, और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 के लिए वैल्यू कितनी है 1 ही है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 10, देखिए 2 और 2 4 और 6 10 यहाँ पे, और इसके लिए मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आता है दैट इज 4.55, कितना आता है 4.55 प्लस क्या आता है 10, 4.55 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14.55। अब यहाँ पे निकालोगे आप z इफेक्टिव, क्या निकालोगे z इफेक्टिव दैट इज 26 माइनस 14.55, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 11.45, क्या आ जाएगा यहाँ पे 11.45, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज z इफेक्टिव, ये क्या हो जाएगा आपके पास में 11.45, दिस आर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए यहाँ पे हमने 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले थे, तो जो कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था उस पे देखो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा था, z इफेक्टिव कितना था यहाँ पे देखिए आप 3.35, जैसे ही आप अंदर चले गए, जैसे ही आप क्या चले गए देखो यहाँ पे 4s से जैसे ही आप अंदर चले गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया बढ़ गया, एकदम से 2-3 गुना बढ़ गया, देखिए यहाँ पे टोटल 3-4 गुना बढ़ गया यहाँ पे। मतलब इसका क्या मतलब है कि आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई आपको कि जैसे ही हम यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, इस 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो आई थी वो कम आई थी। यहाँ पे बताइए 4s इलेक्ट्रॉन को जो कितने प्रोटॉन खींच रहे थे 3 प्रोटॉन खींच रहे थे, लेकिन आपने 3d इलेक्ट्रॉन बोले थे अंदर वाले ऑर्बिटल में जब आ गए आप तो देखिए यहाँ पे कितने प्रोटॉन खींच रहे 11 प्रोटॉन खींच रहे। मतलब 11 प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो मोर टाइटली खींचेंगे देन 3 प्रोटॉन से। मतलब 11 प्रोटॉन जिसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं उसको निकालना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाएगा, और जिसको कम प्रोटॉन खींच रहे हैं उसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगी, मुश्किल होगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वेरिएशन सुनो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है जनरली बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो पहले इंक्रीज होता है बाद में क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं कुछ वैल्यू भी बताने वाला हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे। पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए ये एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए रूल है और ये डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए रूल है। ये मैंने आपको करेक्ट करा दिया, आपने सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयरन के लिए निकाला है हमने, आयरन के लिए 4s इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाला है, और यहाँ पे आयरन के लिए हमने फिर से यहाँ पे दूसरी केस में, ये फर्स्ट केस है, केस 1 है, और ये केस 2 में हमने यहाँ पे किसके लिए निकाला है दैट इज द 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे इसके और भी यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज बताने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशंस है अलोंग द पीरियड एंड द अलोंग द ग्रुप। तो यहाँ पे अलोंग द ग्रुप देखिए आप, अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड देखिए, पहले अलोंग द पीरियड देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो देखिए यहाँ पे 1.3 है, 1.90 है, तो जनरली क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अब ये एक्चुअली सबसे पहले से कैलकुलेटेड वैल्यूज है। हम अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये पहले से कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में मूव करोगे मतलब अलोंग द पीरियड क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन अलोंग द ग्रुप देखिए टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पहले तो बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको 1 से 1.3 हो रहा है, देन 2.2 हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है 2.2, 2.2। मैंने बताया आपको सोडियम के लिए आप पोटेशियम के लिए निकाल सकते हो
2.2 रुबिडियम के लिए भी 2.2 आ जाएगा और सीजियम के लिए भी क्या आ जाएगा 2.2 हो जाएगा। मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताने की कोशिश करूं तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा, बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, अलोंग द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप क्या बोलोगे, अलोंग द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट क्या बोलोगे आप, इंक्रीजेस। फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो फर्स्ट क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। देन रिमेन क्या रहेगा, देन रिमेन सेम और देन रिमेन कांस्टेंट, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। अब एक लास्ट टर्म समझ लेते हैं यहाँ पे, दैट इज टिपिकल एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड व्हिच इज कॉल्ड एज द टिपिकल एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो सोडियम, नेक्स्ट क्या ले सकते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, ये सारे के सारे एलिमेंट है, इन्हें बोला जाता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट। सो दैट इज टिपिकल एलिमेंट होते क्या एक्चुअली ये जो एलिमेंट है इन्हें ही टिपिकल एलिमेंट क्यों बोला जाता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता। तो एक्चुअली सुनिएगा, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ग्रुप, उनकी ग्रुप की एंटायर प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी को शो करेंगे, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट। और टिपिकल एलिमेंट कौन से रहेंगे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। सेकंड पीरियड के क्यों नहीं रहेंगे, सेकंड पीरियड के इसलिए नहीं रहेंगे कि सेकंड पीरियड का जैसा कि लिथियम है वो अपने सारे पीरियड अपने ग्रुप की उसने प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब जैसी लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वैसी सोडियम की होना चाहिए, सोडियम की जैसी होगी वैसे पोटेशियम की होनी चाहिए, जैसी कि रुबिडियम की होनी चाहिए वैसी सीजियम की होनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि लिथियम कोवैलेंट कंपाउंड भी फॉर्म कर देता है, लेकिन ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स है ये कभी भी, ये बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है ये कभी भी कोवैलेंट कंपाउंड नहीं फॉर्म करेंगे, ये हमेशा आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे। मतलब लिथियम उसके ग्रुप की प्रॉपर्टी बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। तो यहाँ से सोडियम जो है वो सोडियम अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को क्या करता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सोडियम को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। आप देखो यहाँ पे सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाती है, सल्फर की वैलेंसी अप टू 6 तक बता देता है वैलेंसी। मतलब सल्फर जो है उसकी ग्रुप की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाले एलिमेंट उसकी ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सेकंड पीरियड के, इसलिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनकी साइज क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और उनमें वैकेंट क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल हो जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं, वाई क्वेश्चन की जल्दी देखो, वाई second period element do not called typical element। कौन से एलिमेंट, why that the second period element do not called the typical element, typical element उन्हें क्यों नहीं कहा जाता। तो पहली बात तो यहाँ पे देखिएगा, पहली बात तो उनकी साइज जो होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। दूसरी बात क्या होती है, उनमें होता है एब्सेंट होता है डी ऑर्बिटल। क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि उनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है उनमें। और ये मैग्नीशियम सोडियम में क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। कैसे बोलोगे आप डी ऑर्बिटल होता है, तो देखिए यहाँ तो सोडियम में तो डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक्चुअली उसका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होता ही नहीं, इसमें डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट में। अगर मैं सोडियम की बात करूं, चलिए मैं बता ही देता हूं, सोडियम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलिए 1s2 देन 2s2 देन क्या हो जाएगा 2p6 देन क्या हो जाएगा 3s1 देन क्या हो जाएगा 3p0 देन क्या हो जाएगा 3d0। तो इसमें डी ऑर्बिटल मौजूद है, दिख रहा है आपको साफ साफ कि ये सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन फिर भी इसमें डी ऑर्बिटल है। लेकिन आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट अगर आप देखोगे, जैसे कि ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा, 1s2 देन 2s2 देन क्या हो जाएगा 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p4 के बाद में तो क्या आ जाएगी, थर्ड एनर्जी लेवल आ जाएगी, दैट इज 3s0। तो ये 3s और ये देखो यहाँ पे 2d है क्या, नहीं है, 2d होता तो उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता, डी ऑर्बिटल खाली होता, लेकिन डी ऑर्बिटल तो मौजूद होता। लेकिन आप दिख रहा है यहाँ पे कि डी ऑर्बिटल देखिए कितने दूर है, डी ऑर्बिटल कितने दूर है, इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। लेकिन सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल होता है, एब्सेंट होता है।
वैकेंट होता है, क्या होता है, वैकेंट होता है, दैट इसमें एब्सेंट होता है डी ऑर्बिटल, लेकिन इस पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इस वजह से भी ये क्या हो जाते हैं, ये टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं, और ये बाकी के टिपिकल मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट नहीं कहलाते। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट आता है, कितने टाइप्स की होती है एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड देन आयोनिक रेडियस, एक वंडरवॉल रेडियस भी होती है, वो वंडरवॉल रेडियस हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक के देखिए, ये हमारा यहाँ पे जेड इफेक्टिव हो गया, कैसे निकालते हैं, क्या होता है शील्डिंग, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, इनर्ट इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसे कहते हैं शील्डिंग। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।